नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वीकेंड पर वंदे भारत। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम राज्यों से जुड़ी तमाम जो विकास की खबरें हैं और उसकी आत्मनिर्भरता को एक नई शक्ति प्रदान करती हैं, उन खबरों को इस मंच के साथ करें साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का वंदे भारत में। हम जानते हैं कि सरकारी स्कूल जो हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन एक ऐसे सरकारी स्कूल की नई उड़ान आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो उसे हाईटेक बना रही है और वो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे रहा है प्राइवेट स्कूल को। जानेंगे हम आज वंदे भारत में। उसके बाद कैसे शहादत से शांति तक ये जो पूरा प्रतीक है, ये कहानी किस तरफ इशारा करती है, इस पर भी विस्तार से होगी बातचीत। और फिर बात करेंगे हम रंगीलो राजस्थान के एक नए आकर्षण को लेकर कि कैसे जो ये स्थल है ये अब तब्दील हो रहा है आकर्षित करने वाले पर्यटक स्थल के तौर पर। इस पर भी होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं सरकारी शिक्षा के मॉडल से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां कभी सरकारी स्कूलों की पहचाने हम मानते हैं कि जर्जर इमारतें और सीमित संसाधनों से हुआ करती थी, वहीं अब कई विद्यालय बदलाव की एक नई कहानी को लिखते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रकूट का प्राथमिक विद्यालय देवल एक ऐसी ही प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आया, जहां बेहतर सोच, मेहनत और नवाचार ने सरकारी शिक्षा की तस्वीर को बदल कर रख दिया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीर है चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय देवल की। कभी बदहाल स्थिति में रहा ये स्कूल आज आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर नई पहचान बना चुका है। जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं देवल विद्यालय के राम पांडे जी, उनके द्वारा वहाँ पर स्वयं के प्रयासों से एवं अन्य सभी संसाधनों को मिलाते हुए वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई गई है। इसमें सभी बच्चे बैठकर एक अच्छे वातावरण में पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा कुछ कमरों में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानाध्यापक रामभूषण पांडे और शिक्षकों की पहल से विद्यालय में वातानुकूलित कक्ष, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और 3 किलोवाट का अतिरिक्त सोलर पैनल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। चित्रकूट जनपद का प्राथमिक विद्यालय देवल, जो कि पहाड़ी ब्लॉक में स्थित है, ये विकसित भारत के सपने को साकार करता हुआ सफलता के नए इतिहास रच रहा है, जिसमें जन सहभागिता से तथा विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम्स और एसी वाले क्लासरूम्स, पंखे, कूलर और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो 19 पैरामीटर्स को पूरा करने के अतिरिक्त भी बच्चों को आवश्यक होती हैं। पढ़ाई अच्छी हो रही है ना, पहले से बेहतर पढ़ाई हो रही है। सब सुविधा भी है, सरकार सब सुविधा दे रही है, खाने को दे रही, कपड़ा दे रही है, सब दे रही, व्यवस्था एक नंबर है। जी हाँ, सारी सुविधा है। विद्यालय में भोजन है, ड्रेस है और क्या कहते हैं, आप ये मान के चलिए कि क्या साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। तकनीक और बेहतर माहौल ने बच्चों की पढ़ाई को रोचक बना दिया है। यही वजह है कि अब विद्यालय में छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है और अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। बदलाव का असर इतना बड़ा है कि कई अभिभावक निजी स्कूलों से बच्चों का नाम कटवाकर देवल के सरकारी विद्यालय में दाखिला करा रहे हैं। और हमारे स्कूल में सभी सुविधाएं हैं और खाना अच्छा मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। सभी क्लासरूम में फर्नीचर लगी है और पंखे, एसी, कूलर और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी। हमारे बड़े सर जी सभी व्यवस्थाएं करते हैं और हमारे स्कूल में खाना भी अच्छा बनता है और हमारे स्कूल में सोमवार को फल मिलते हैं और दूध भी मिलता है। हमारे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है और स्मार्ट टीवी है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ बच्चों की प्रतिभा को भी नया मंच मिल रहा है। हर साल 2 से 3 बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए चयनित हो रहे हैं, जबकि खेल के मैदान में भी छात्र मंडल और प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। ये सिर्फ एक स्कूल का बदलाव नहीं, बल्कि उस सोच की तस्वीर है जिसमें सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने का संकल्प दिखाई देता है। चित्रकूट का देवल विद्यालय बता रहा है कि इच्छा शक्ति और प्रयास हों तो सरकारी स्कूल भी सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं।
तो चित्रकूट का जो ये स्कूल है, ये सरकारी स्कूल भले ही हो, लेकिन ये हाईटेक है क्योंकि ये कई ऐसी सुविधाओं से लैस है जिनका जिक्र अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एसी क्लासरूम्स है और डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि डिजिटल तौर पर आपको पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहाँ स्मार्ट क्लासेस भी हैं और अब पानी का जो पीने का जल है, यानी कि पीने वाला पानी जो है वो आरओ की सुविधा के साथ आपको दिया जाता है। आप समझिए कि ये जो व्यवस्थाएं हैं अगर किसी सरकारी स्कूल में दी जाती हैं तो आप समझते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की फीस में बहुत बड़ा गैप होता है। तो उस गैप को भरने के लिहाज से सरकारी स्कूल अगर इस तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, चाक चौबंद करें, तो सभी जो अभिभावक हैं उनकी कोशिशें यही रहेंगी कि सरकारी स्कूलों का स्तर अगर इस तरह से उठता रहेगा तो वो अपने बच्चों का एडमिशन यहीं करवाएंगे। और इसी पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विकास सिंह लखनऊ चित्रकूट से ही जुड़ रहे हैं। सीधे विकास का रुख करते हैं। विकास, ये रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है कि आपके मन में कुछ करने का मादा हो तो व्यवस्था को भी बदल कर रख दिया जाता है, और चित्रकूट के देवल का ये सरकारी जो स्कूल है वो इसी बात को चरितार्थ करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, अगर दृढ़ शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो आपके अंदर तो हर चीज मुमकिन है। और ये कहानी, ये तस्वीर बतला रही है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी तस्वीर बदलने के लिए काम किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी शुरुआत होती है ऑपरेशन कायाकल्प से, जिसमें 19 बिंदु हैं। आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वहां पर फ्लोरिंग होगी, यहाँ पीने की पानी की स्वच्छ व्यवस्था होगी, वहां पर अलग अलग टॉयलेट होंगे, वहां पर जो रसोई होगी उसको भी फ्लोरिंग टाइल्स किया जाएगा, वहां पर स्मार्ट क्लासें होंगी, वहां पर वैज्ञानिक शोध के लिए वहां पर व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। ये तमाम सारी चीजें 19 बिंदु हैं, उनको जमीन पर उतारा जा रहा है। और यही कहानी, यही तस्वीर है बदली हुई कहानी की। क्योंकि ऑपरेशन कायाकल्प के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल है और उनको बदलने के काम किया जा रहा है। जहां पहले जब बात हुआ करती थी, हम लोग प्राथमिक विद्यालय, गांव के सरकारी विद्यालयों की बात करते थे तो बिल्कुल जर्जर हालत रहती थी उनकी। लेकिन अब सरकार भी चाह रही है और कुछ एक जो टीचर प्रिंसिपल हैं वो लोग भी अपने स्कूल को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें ही ये रोल मॉडल है देवल का विद्यालय, जिसमें यहाँ के स्टाफ ने कड़ी मेहनत कर अपने स्कूल को सजाया संवारा। और सबसे बड़ी बात है, एक बेहतर इमारती नहीं, अंदर जो शिक्षा का माहौल है वो कैसा है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाए। क्योंकि यही बच्चे हैं, ये न्यू है हमारे देश की। जब न्यू इनकी मजबूत रहेगी पढ़ाई की तो आगे चलकर जीवन में ये और बेहतर कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा की सबसे अहम भूमिका होती है व्यक्ति के जीवन में। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये गरीब आम लोगों के बच्चे हैं, इन लोगों को ये पढ़ाई दी जाती है। अब ये लोग स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले कोई सोचता नहीं था, किसी को भी ऐसी चीजें चाहिए होती थी तो महंगे कॉन्वेंट विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजते थे वो लोग जिनके पास पैसे होते थे। लेकिन अब गरीब का बच्चा भी स्मार्ट क्लास कर रहा है, गरीब का बच्चा भी अब कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये बदलाव की शुरुआत है। और लगातार इस तरीके के काम हो रहे हैं। प्रदेश में देवल रोल मॉडल है ही, कई ऐसे तमाम विद्यालय हैं जहां पर टीचरों ने ऐसे काम किए हैं जो देखने योग्य हो। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद के भी अवसर दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्चे का मन अगर खेल कूद में लगता है तो उस क्षेत्र में भी आगे निकल जाता है। हमारे पीएम मोदी जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के प्रति अब सोच बदल गई है। एक समय था कि कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब नहीं कहा जाता है। खेल कूद में भी आगे नाम रोशन कर सकते हैं। और हमारे पास कितने उदाहरण हैं पिछले हुए इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो खेल हुए हैं उन पे हमारे यहाँ के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर गांव में प्रतिभा रहती है, उस प्रतिभा को मौका मिलेगा तो वो आगे निकल सकती है। तो खेल कूद के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, विकास, इसमें एक चीजें हो, बदलाव किए गए हो जमीन पे। इसमें एक सकारात्मक बदलाव ये भी है कि लगातार जो गैर हाजिरी हुआ करती थी छात्रों की सरकारी स्कूलों के प्रति या उदासीनता कहें, उस गैप को भी जब आप इस तरह की सुविधाएं देते हैं वो गैप भी कहीं ना कहीं कम होता है और ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और देवल का ये सरकारी स्कूल कई अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणादायी कहानी के तौर पर हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रेरणादायी ये स्कूल है और इसका उदाहरण अन्य लोग भी ले सकते हैं। जो टीचर इसके बारे में जानेंगे निश्चित रूप से वो लोग भी इससे प्रभावित होंगे कि जिस तरीके वहां पर पढ़ाई होती है। सबसे पहली बात तो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा गया, सजाया गया, रंग रोगन किया गया, कायाकल्प किया गया। उसके बाद जो शिक्षा की गुणवत्ता है वहां पर अब लोग प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी विद्यालयों में
भेजने के लिए लोग आगे तो आए। ये मन में विश्वास आम लोगों के आना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने बच्चे को, एक समाज में धारणा बनी रहती थी कहाँ सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं, वहाँ कहाँ पढ़ेगा बच्चा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो टीचर है वो टैलेंटेड टीचर है, लेकिन उनके ऊपर लोग भरोसा क्यों नहीं करते थे अब तक, ये बड़ी बात है। और यहाँ इन लोगों ने करके दिखाया है, मिलकर करके दिखाया है कि बाकी प्राइवेट विद्यालयों से आपको यहाँ बेहतर टीचर है, बेहतर शिक्षा का माहौल है, बेहतर एजुकेशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, हर सुविधा दी जा रही है जो आपको प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। तो विकल्प चुना जाता है कि आदमी को जहां बेहतर लगता है वहीं जाता है, और इनको इसीलिए और बेहतर बनाया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के अपने बच्चों का उन सरकारी विद्यालयों में अब नाम लिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर स्कूल में पूरी तरीके से उनकी जो शिक्षा रहती है, सरकार की तरफ से बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। उनको ड्रेस हो, जूते मोजे हो, किताब हो, बस्ता हो, स्वेटर हो, मोजे हो, ये सारी चीजें सरकार देती है यहाँ पर किताबों के साथ साथ। और ये व्यवस्थाएं जब आमूल-चूल परिवर्तन उनमें होते हैं, आप समझिए परिवर्तन इतने दूरदर्शी हैं कि बच्चों के भविष्य को भी कहीं ना कहीं मजबूती देते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ हमने बात की चित्रकूट में किस तरह से सरकारी स्कूल का जो विकास है वो प्रगति की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा ही विकास हुआ है, कहाँ बात करेंगे हम बस्तर की, और यहाँ पर जो ये विकास की कहानी है ये दहशत से विकास तक का जो सफ़र रहा है उसे बयां करती है। कहा जाता है कि कहीं जहाँ बंदूकों की गूंज थी, बारूदी धमाकों का डर था, आज वहीं विकास की नई सुबह, नया सवेरा दिखाई देता है। बस्तर की ये बदलती हुई तस्वीर सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ एक अभियान की कहानी नहीं, बल्कि उन वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की गाथा है जिन्होंने शांति के लिए अपना सर्वस्व मां भारती के लिए न्यौछावर कर दिया। जिन जंगलों में कभी दहशत का साया था, वहां अब स्कूलों की घंटियां हैं, सड़कों का विस्तारीकरण हो रहा है और तिरंगा नई उम्मीद का प्रतीक बनकर लहरा रहा है। ये है नया बस्तर, जहां शहीदों के बलिदान में शांति, सुरक्षा और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। देखिए बीजापुर से डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की खास ग्राउंड रिपोर्ट। बस्तर, कभी ऐसा नाम जिसे सुनते ही नक्सली हिंसा और संघर्ष की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सुरक्षा बलों की सतर्कता, सरकार की विकास योजनाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी ने इस इलाके में बदलाव की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है। इस बदलाव के पीछे उन जवानों का बलिदान है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके साहस ने बस्तर में शांति की मजबूत नींव रखी है। आज उन इलाकों में जहां कभी कदम रखना भी मुश्किल था, वहां सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। गांवों में विकास की रोशनी पहुंच रही है और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। बस्तर का बदलाव एक लंबी लड़ाई का नतीजा है, जहां बंदूक की आवाजों की जगह अब बच्चों की पढ़ाई और विकास की आवाज सुनाई देती है। ये बदलता बस्तर है, शहीदों के बलिदान, जवानों के साहस और लोगों की उम्मीदों से लिखी जा रही शांति और विकास की नई कहानी। तो बस्तर का ये बदलता हुआ स्वरूप क्या कहता है? बस्तर का ये बदला हुआ स्वरूप है नए आत्मविश्वास की कहानी। खास तौर पर डिजिटल क्रांति के जरिए आप समझिए कि ये जो दुर्गम इलाके हैं बस्तर के आसपास के, वहाँ पर 4G जो नेटवर्क है वो पहुँचा है, और इसी की वजह से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना आसान हो गया। कई ऐसे नक्सली हैं जो नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में उनकी वापसी हुई और वो अपने जीवन निर्वहन के लिए कई अलग अलग व्यवसायों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोमेश पटेल इस वक्त रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सीधे सोमेश का रुख करेंगे। सोमेश, ये जो बदलता हुआ बस्तर है ये प्रगति की एक ऐसी कहानी कह रहा है जहां पर नक्सली मुख्य धारा में तो लौटे ही हैं, उसके साथ साथ जो तकनीकी उन्नता है वो भी बस्तर में साफ तौर पर नजर आती है, जिसकी वजह से जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच लोगों तक हुई है। जी जरूर आंचल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वही बस्तर है जो पिछले 4 दशकों से बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर की तस्वीर
पूरी तरह से बदल चुकी है। बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था, उस इलाके में अब बदलाव हो रहा है। सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़क पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है, स्कूल की घंटियां बज रही हैं। जो बस्तर का इलाका था, जिस इलाके में लोग शाम के बाद निकलने से डरते थे, लेकिन अब उस इलाके में विकास की तस्वीर हर इलाकों में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण जो नक्सली थे वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। जिनके हाथ में कभी AK-47 हुआ करता था, वो अब सिलाई मशीन का काम कर रहे हैं। जिनके हाथ में कभी बंदूक हुआ करता था, उनके हाथ में अब वेल्डिंग मशीन है। कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई वेल्डिंग मशीन के जरिए नई आधुनिक कला कृति को बना रहा है। बस्तर का वही क्षेत्र है जहां बम धमाकों के नाम से बस्तर को जाता था, लेकिन अब बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आंचल में एक आपको आंकड़ा बताऊंगा, सन 2000 से लेकर 2025 तक अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 7,800 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 13,000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 1200 से ज्यादा ID बरामद हुए हैं और 3,000 से ज्यादा जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं। बस्तर का क्षेत्र था, नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद इस इलाके की पूरी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये वही इलाके हैं जो नक्सलियों की कभी राजधानी हुआ करते थे। इलाके में जाना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद इलाके की तस्वीर भी बदली और उस इलाके में तमाम तरह की तस्वीर आपने देखा होगा कि अंदरूनी इलाकों में पहली बार ध्वजारोहण किया गया 15 अगस्त में। जो करी गुट्टा की पहाड़ी हुआ करती थी, जो टॉप नक्सली वहां रहते थे, जो टॉप नक्सलियों को इनकाउंटर पे सुरक्षा बलों ने मार गिराया और टॉप नक्सली ने आत्मसमर्पण भी किया। आज वो मुख्य धारा में कर रहे हैं, नए नए तरीके से वो कुछ ना कुछ वहां पर काम कर रहे हैं। बस्तर जो क्षेत्र 4 दशक से बम बारूद और धमाकों के नाम से जाना जाता था, बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आंचल सोमेश, बहुत संक्षिप्त में, खास तौर पर मुख्यधारा में जब ये नक्सली लौटे, जिस तरह की योजनाएं वहां के स्थानीय सरकार द्वारा चलाई गई हैं, ये अपने आप में उनके जीवन में युगांतकारी और प्रगतिवादी बदलाव के सूचक के तौर पर रही हैं। आंचल, इस नक्सलवाद को खत्म करने का अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं तो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। और केंद्र और राज्य सरकार ने जिस तरह से वहां ग्राउंड जीरो पर जो योजना लाई है, पुनर्वास नीति लाई है, एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आत्मसमर्पण नक्सली को लगातार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार योजना के बारे में जानकारी उनको बताया गया और आज उन्हें जिस तरह से योजना का लाभ मिल रहा है। अब आप समझिएगा, बस्तर का जो क्षेत्र जो 4 दशक से नक्सलवाद की चपेट में था, जो नक्सली कभी AK-47 लेकर जंगलों में जाया करते थे, अब वो महिलाएं, उनके हाथों में सिलाई मशीन है, उनके बनाए हुए कपड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बना रहा है। अब आप समझिए कि जो मोस्ट कमांडर हुआ करते तो वो मुख्य धारा में आ गए, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, वेल्डिंग मशीन के जरिए नया आकृति बनाकर वो बाजारों तक ला रहे हैं। तो उनके द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट है देश विदेश में जा रहा है। वो वही लोग हैं जो कभी जो नक्सली थे उनके साथ जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। बिल्कुल, लेकिन अब वो बदल चुका है। बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है आंचल। और बस्तर वही क्षेत्र था जो 4 दशक से बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि बस्तर का क्षेत्र जहां बम बारूद और धमाकों के नाम से जाना जाता था, यही सकारात्मक बदलाव बस्तर का जो है उसे विकास के साथ स्थापित कर ही रहा है। लेकिन वो कई ऐसे नक्सल प्रभावित अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक राज्य की कहानी भी बयां करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे एक और ही अनूठी खबर की। जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत वंदे भारत में। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो वन्य जीव हैं वो कैसे एक नए विकास की कहानी लिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जंगल से जन समृद्धि तक की। ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जहाँ चट्टानों के बीच छिपी है संभावनाएं, और उन्हीं संभावनाओं ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर को बदल कर रख दिया। बात करेंगे रंगीलो राजस्थान के जवाई की, जो कभी सीमित पहचान रखता था, आज अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन विकास के दम पर देश विदेश के जो पर्यटक हैं उन्हें लुभा रहा है। ये कहानी है प्रकृति के साथ विकास की, उसकी धरोहर को संजोने की, और एक ऐसे प्रयास की जिसने जवाई को एक नई पहचान दी। देखिए डीडी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। राजस्थान के पाली जिले का जवाई क्षेत्र आज देश के प्रमुख उभरते पर्यटन स्थलों में अपनी पहचान बना रहा है। कभी शांत और अनजाने इलाके के रूप में पहचाने जाने वाला जवाई अब अपनी अनूठी प्राकृतिक विरासत, वन्य जीवों और रोमांचकारी सफारी अनुभव के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। ग्रेनाइट की विशाल पहाड़ियों के बीच बसा जवाई क्षेत्र अपनी लेपर्ड सफारी के लिए खास पहचान बना चुका है। यहाँ पर्यटक तेंदुओं को अपने प्राकृतिक आवास में बेहद करीब से देखने का रोमांच महसूस करते हैं। पहाड़ियों की चट्टानों पर आराम करते हुए तेंदुए, खुले जंगल में घूमते वन्य जीव और प्राकृतिक वातावरण इस क्षेत्र को एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। तेंदुओं के अलावा भालू और अन्य वन्य जीव भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये हमारे राजस्थान का एक बहुत ही उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, और यहाँ की जो पिक्यूलरिटी है मेनली नेचर और वाइल्ड लाइफ है, और वाइल्ड लाइफ में स्पेशली लेपर्ड सफारी के लिए एरिया आफ्टर कोविड बहुत ही ज़्यादा ब्लूम कर रहा है, और इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इसमें बहुत अपना योगदान दे रहा है। मानसून के बाद जवाई बांध का बदला हुआ स्वरूप इस क्षेत्र की खूबसूरती को और बढ़ाता है। पानी से लबालब भरा बांध एक विशाल झील जैसा दृश्य प्रस्तुत करता है। बांध के आसपास मगरमच्छ, क्रेन, फ्लेमिंगो सहित कई प्रवासी और दुर्लभ पक्षियों की मौजूदगी प्रकृति प्रेमियों के लिए इसे खास बनाती है। पहाड़ों से घिरा जवाई बांध, हरियाली से भरा वातावरण, ठंडी हवाएं और शांत माहौल पर्यटकों को प्रकृति के करीब ले जाते हैं। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग यहाँ केवल घूमने नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करने और यादगार अनुभव लेने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि जवाई का प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवों का रोमांच और यहाँ का शांत वातावरण उन्हें बेहद पसंद आया। कई पर्यटक दोबारा यहाँ आने की इच्छा जताते हैं। पाली के जो जवाई एरिया है, जो जवाई का जो बैक साइड किनारे वाला एरिया है, जहाँ पे बहुत से बाहर के बर्ड्स जो यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, जिनको देखने के लिए बहुत से लोग उत्साहित है, और यहाँ पे देखने के लिए बहुत लोग बाहर से ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हैं। और जैसे कि बर्ड्स, फ्लेमिंगो, पेलिकन, रूडी शेल डक, सारस क्रेन वगैरह जो है बहुत से बर्ड्स आए, तो उनको देखने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो लोग हैं, यहाँ के लोकल्स भी बहुत ज़्यादा जो उत्साहित हैं उनको देखने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू देखने को मिला। यहाँ से कई देशों से पंछी वगैरह देखने को मिलते हैं, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। पर्यटन विभाग भी जवाई की इस नई पहचान को मजबूत करने में जुटा है। जवाई के प्राकृतिक सौंदर्य और लेपर्ड सफारी को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और जवाई राजस्थान के तेजी से विकसित होते पर्यटन स्थलों में शामिल हो रहा है। जवाई की बढ़ती लोकप्रियता स्थानीय लोगों के लिए भी नई संभावनाएं लेकर आई है। पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। स्थानीय गाइड, होटल व्यवसायी और सफारी संचालक इस बदलाव के भागीदार बन रहे हैं। जवाई अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और सतत विकास की एक प्रेरणादायक मिसाल बन रहा है, जहां जंगल और वन्य जीवों की रक्षा के साथ साथ स्थानीय विकास को भी एक नई दिशा मिल रही है। तो राजस्थान का ये जवाई लग्जरी वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है, और साफ तौर पर वजह यह है कि वहाँ पर लेपर्ड सफारी का आप आनंद ले सकते हैं। जवाई बांध जो सबसे बड़ा बांध माना जाता है, प्रवासी पक्षी जिसका जिक्र किया जा रहा था, खास तौर पर फ्लेमिंगो और रब्बारी संस्कृति के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर आपको
पाए जाएंगे। इसी पर बात करें कि लक्ष्य आ रहा है इस वक्त जयपुर से जुड़े हैं। लक्ष्य, साफ तौर पर वन्य जीवों के संरक्षण के तौर पर तो जवाई स्थापित हो ही रहा है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु जो सबसे अहम बात है आंचल, जो संकल्पना है प्रदेश सरकार की कि विकास के साथ में जो विरासत है उसको संजोया जाए, उसी संकल्पना से लगातार जो नए पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर देखा गया कि अभी हाल ही में जो ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई वो जयपुर में हुई, क्योंकि लगातार जो राजस्थान के प्रमुख स्थल हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, उनको भी डेवलप करने, उनको विकसित करने और उनको पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकासशील बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें जवाई जो क्षेत्र है। तो लेपर्ड सफारी जहाँ खास पहचान बनी है, प्रकृति का जो रोमांच है और उसके प्रति प्रेम है वो दर्शाता है जवाई। और आगे भी हम देखेंगे कि किस तरह से इसे और डेवलप करने की कोशिशें जो हैं वो स्थानीय सरकार द्वारा की जा रही हैं। अब बहुत शुक्रिया लक्ष्य आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आज वंदे भारत में इतना ही, और इसी वादे के साथ हम मुलाकात करेंगे अगले शनिवार को सुबह 11 बजे, जहां पर हम कुछ ऐसी ही खबरें जो कि राज्यों के विकास से जुड़ी हैं वो करेंगे साझा डीडी न्यूज़ के इसी मंच से। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।